हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं तहे दिल से आप लोग का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को काफ़ी पसंद किया। अभी तक हमारे 11 लेक्चर हो चुके हैं। इसी सीरीज़ में आगे हम बढ़ते हैं। लेक्चर 12 सेंसरी इवैल्यूएशन टेक्निक्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो हम इसमें देखने वाले हैं ये है कि रिक्वायरमेंट फॉर कंडक्टिंग सेंसरी इवैल्यूएशन एंड सर्विंग प्रोसीजर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसरी इवैल्यूएशन टेक्निक्स होती हैं, वो कमिंग लेक्चर्स में देखेंगे, लेकिन इसके पहले बेसिक्स क्या है वो अभी हम जान रहे हैं। तो कोई भी सेंसरी इवैल्यूएशन जब हम करते हैं उसको कंडक्ट कराने में क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं और जो हम सैम्पल पैनलिस्ट के सामने सर्व करते हैं तो वो सर्विंग प्रोसीजर क्या होती हैं, उसको हम आज इस लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं किए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप QR कोड के माध्यम से या ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसके माध्यम से भी आप हमारे चैनल में ऐड हो सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए अब विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग हम शुरू करते हैं। सो रिक्वायरमेंट फॉर कंडक्टिंग सेंसरी इवैल्यूएशन। इसके पहले एक लेक्चर में बात की थी कि सेंसरी एनालिसिस बूथ जो होता है वो इंडिविजुअल होना चाहिए पैनल मेंबर के लिए। प्रीवियस लेक्चर में ही हमने देखा था। ये इमेज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इस इमेज में आप देखिए ये जो भी पैनल मेंबर्स हैं, मैं इसमें पॉइंटर शो कर देती हूँ। ये जो पैनल मेंबर्स हैं ये सारे पैनल मेंबर्स हैं, काफ़ी ट्रेंड होते हैं। कहीं कहीं पे आपका जो कंज्यूमर होते हैं वो एज अ पैनल मेंबर वर्क करते हैं। ये देखिए ये अलग अलग डिफरेंट बूथ हैं, यहाँ पे अलग अलग सेगमेंट है, तो इसमें कहीं पे भी किसी का डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। तो ये आपका सेंसरी एनालिसिस बूथ है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया या फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? सेंसरी इवैल्यूएशन आर कैरिड आउट इन इंडिविजुअल टेस्ट बूथ। इससे क्या होगा? इससे रिजल्ट जो मिलेगा वो बाइस्ड रिजल्ट नहीं होगा, मीन्स किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। एक पैनल मेंबर के ओपिनियन का दूसरे पैनल मेंबर के ओपिनियन के साथ क्लैशिंग नहीं होगी, ये इंडिविजुअल होगा। सो दैट द जजमेंट दे गिव आर देयर ओन एंड डू नॉट रिफ्लेक्ट द ओपिनियन ऑफ दोज अराउंड देम। दूसरा, जो भी हम सेंसरी एनालिसिस करते हैं तो उसके लिए एनवायरमेंटल कंडीशन भी सूटेबल होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो क्या होती है? वो अप्रॉक्सीमेटली आपका 20 to 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बूथ टेम्परेचर इतना होना चाहिए एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी 40 ± 5%, मतलब 40 to 45% या 35 to 45% तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो सूटेबल होती है एज पर ASTM स्टैंडर्ड। दूसरा क्या है? जो सैंपल्स होते हैं ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि 3 डिजिट लेते हैं। आगे वो 3 डिजिट कैसे लिए जाते हैं, कैसे हम उसकी टेक्निक यूज़ करते हैं, वो कमिंग लेक्चर में देखेंगे। बट इसमें हम देखते हैं जो सैंपल की लेबलिंग की जाती है, सैम्पलिंग जो की जाती है वो 3 डिजिट्स में की जाती है। इससे भी क्या होगा? सैंपल बाइज्ड नहीं होगा और रेंडमली हम सैंपल को कलेक्ट करते हैं या चूज़ करते हैं। सैंपल को जब हम उसकी टेस्टिंग करनी होती है सैंपल की तो वो रेंडमली सैंपल को चूज़ करते हैं। ये हमने साइकोलॉजिकल एरर में देखा था कि कैसे उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। So samples are labeled with random numbers like 4, 6, 8 या 1, 3, 5 या 1, 2, 3, 8, 7, 6, कुछ भी इस तरह से रैंडम नंबर्स होते हैं वो, बट 3 डिजिट का होना चाहिए। सो दैट पीपल दे डू नॉट फॉर्म जजमेंट। तो इसमें क्या होगा? क्योंकि जो भी रिजल्ट है वो बाइज्ड रिजल्ट नहीं आना चाहिए, उसमें कहीं पे भी रिजल्ट में जजमेंटल नहीं होना चाहिए। इस वजह से इस तरह से रैंडम सैंपल्स और रैंडम नंबरिंग की जाती है। सो दे डू नॉट फॉर्म जजमेंट्स बेस्ड ऑन द लेबल्स बट रादर ऑन देयर सेंसरी एक्सपीरियंस। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं हम, सपोज चाय है या टी है। टी के सैंपल आपके सामने रखे हैं और इसमें एक कोई अदरक वाली चाय है, एक कोई आपकी इलायची वाली चाय है, एक प्लेन चाय है और एक आपकी शुगरलेस चाय है। ऐसे 5-6 सैंपल्स हैं, ठीक है। आपके सामने हमने सैंपल रख दिया और सैंपल की नंबरिंग कर दी। तो आप जब सैंपल को चूज़ करेंगे तो कोई भी एक सैंपल को रैंडमली उठाएंगे। हो सकता है वो इलायची वाली चाय आए या वो अदरक वाली चाय आए या वो प्लेन चाय हो, तो उस तरीके से, या शुगरलेस चाय हो, तो वो आप
अपने एक्सपीरियंस से, सेंसरी एक्सपीरियंस से आप उसको नंबरिंग करेंगे या उसको आप रेटिंग देंगे, ना कि अगर हम इसमें बता देंगे कि ये अदरक वाली चाय है, अगर किसी को, किसी पैनल मेंबर को अदरक वाली चाय पसंद नहीं है या इलायची वाली चाय पसंद नहीं है, तो वो उसमें बाइस्ड हो जाएगा। इसलिए वो हमेशा उसमें रैंडम नंबरिंग एंड रैंडम सैम्पलिंग की जाती है। सो प्रोविज़न ऑफ सूटेबल लाइटनिंग इन बूथ, ये वहाँ ज़रूरी होता है जहाँ पे लाइट शेड सैम्पल्स हैं, तो वहाँ पे आपका प्रॉपर लाइटनिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ पे डार्क होगा या प्रॉपर लाइटिंग नहीं होगी तो उसमें क्या होगा, यूजली वाइट लाइट लिया जाता है। अगर मान लीजिए वाइट लाइट की जगह येलो लाइट रखेंगे बूथ में, तो उससे क्या होगा, जो कलरफुल सैंपल है उसमें येलो लाइट डिस्ट्रैक्ट करेगी। वाइट लाइट जो होता है, वाइट लाइट सूटेबल रहता है किसी भी सैंपल की टेस्टिंग के लिए। ये आपका इफेक्ट करता है कलर के लिए। अगर किसी सैंपल के कलर की टेस्टिंग करें तो वहाँ पे लाइट काफ़ी यूजफुल होती है। देन सूटेबल यूटेंसिल्स और ग्लास वेयर्स फॉर डिफरेंट फूड्स। डिफरेंट फूड्स का मतलब, अब मान लीजिए हमने जूसेस लिए, तो जूसेस के लिए हम ग्लासवेयर्स का यूज़ करेंगे। आइडियली ग्लासवेयर्स का यूज़ किया जाता है क्योंकि वो इनर्ट होते हैं। बाकी जो यूटेंसिल्स होते हैं, स्टील की यूटेंसिल्स हैं या कॉपर यूटेंसिल्स हैं, तो वो आप हर एक सैंपल के लिए सूटेबल नहीं होता है। तो सूटेबल यूटेंसिल्स एंड ग्लासवेयर्स फॉर डिफरेंट फूड्स। देन अवेलेबिलिटी ऑफ लेबोरेटरी फॉर फिजिकल केमिकल एनालिसिस ऑफ रॉ एंड प्रिपेयर्ड फूड। रॉ फूड का मतलब ये है, मान लीजिए हम रॉ फूड से ही हम फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई भी सैंपल फूड प्रोडक्ट जो बना रहे हैं वो रॉ मटेरियल से बनाया जाता है, तो रॉ फूड एज वेल एज प्रिपेयर्ड फूड, उसके लिए सेंसरी इवैल्यूएशन जिस बूथ पे हम कर रहे हैं उसके साथ साथ हमको उसकी फिजिकल और केमिकल एनालिसिस या उसकी टेस्टिंग भी जरूरी है। लाइक अगर मान लीजिए हमको कलर, फिजिकल एनालिसिस में हमारा कलर आता है, साइज शेप आता है, वो आप सेंसरी इवैल्यूएशन में भी करते हैं लेकिन वो आप फिजिकल में भी करेंगे। टेक्सचर एनालिसिस आप उसमें टेक्सचर एनालाइजर का यूज़ करते हैं, वो आपका सोफेस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट होता है जो फिजिकल टेस्टिंग के लिए हो जाएगा। और सेंसरी के लिए आप क्या करेंगे, उसमें सेंस ऑर्गन्स का यूज़ करते हैं, टीथ का यूज़ करेंगे, टंग का यूज़ करेंगे, तो वो टेक्सचर के लिए हो जाएगा। इसके साथ साथ केमिकल एनालिसिस की जाती है। केमिकल एनालिसिस में जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम चेक करते हैं, फैट कंटेंट को चेक करते हैं, प्रोटीन को चेक करेंगे, तो डिफरेंट आपके अदर जो पैरामीटर्स हैं उनके लिए हमारी फिजिकल और केमिकल एनालिसिस के लिए भी ज़रूरी है लेबोरेटरीज को। देन सूटेबल एरिया फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड सैंपल्स फॉर इवैल्यूएशन। अब जहाँ हम फूड सैंपल्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी आपका सूटेबल एरिया होना चाहिए, वहाँ का टेम्परेचर भी सूटेबल होना चाहिए। अगर वो कंजस्टेड एरिया होगा तो प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं बन पाएगा। और अगर किचन जो है वो बूथ जहाँ पे हम सैंपल टेस्ट कर रहे हैं, किचन का एरिया सैंपल के एरिया से थोड़ा सा दूर रखते हैं, ये तो क्या होगा, जहाँ पे किचन है, किचन के पास में अगर बूथ है, पैनल मेंबर्स जहाँ पे टेस्टिंग करें, तो वहाँ पे फ्लेवर या एरोमा जो है वो डिस्ट्रैक्ट करेगी। इसलिए ये हम आगे देखेंगे कि जो लेआउट बनाते हैं किसी भी लेबोरेटरी, जो सेंसरी इवैल्यूएशन के लिए जो लेबोरेटरी प्रिपेयर करते हैं, उसका क्या रिक्वायरमेंट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बट अभी इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहे हैं। देन एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ सैंपल प्रेजेंटेशन। किसी भी सैंपल को प्रेजेंट करने के लिए कंज्यूमर्स के सामने या पैनल मेंबर्स के सामने उसकी भी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, वो हम कमिंग लेक्चर्स में देखने वाले हैं। देन सूटेबल सेंसरी पैनल मेंबर्स फॉर इवैल्यूएशन। अब सूटेबल सेंसरी पैनल मेंबर्स, ये डिपेंड करता है कि हम किस टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं, सेंसरी इवैल्यूएशन टेक्निक का किस टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारे सूटेबल पैनल मेंबर्स होते हैं। कहीं कहीं पे बहुत एक्सपर्ट पैनल मेंबर की ज़रूरत होती है, कहीं कहीं पे जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो आपके सिंपल कंज्यूमर्स हैं, वो एज अ पैनल मेंबर इसमें वर्क करते हैं। तो सूटेबल सेंसरी पैनल मेंबर्स फॉर इवैल्यूएशन, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहे हैं अभी। देन स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स एस्टेब्लिश्ड फॉर सैंपल टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। हमने सैंपल का वॉल्यूम कितना लिया है और सैंपल का टेम्परेचर क्या है, सर्विंग टेम्परेचर क्या है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम सूप की बात करें या हम टी की बात करें तो ये हॉट सर्विंग की जाती है इसके। आइसक्रीम की बात करें तो वो कोल्ड सर्विंग में, चिल्ड फॉर्म में किया जाता है। ऐसे हम जो प्रोडक्ट ले रहे हैं, चिप्स है, तो वो मॉडरेट टेम्परेचर में होना चाहिए। तो सैंपल टेम्परेचर एंड वॉल्यूम वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बहुत स्मॉल क्वांटिटी में सैंपल की टेस्टिंग कर रहे हैं, सेंसरी इवैल्यूएशन करें, तो वो प्रॉपर उसमें टेस्टिंग नहीं हो पाती। तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होती है इसकी सैंपल की प्रेजेंट करने के लिए भी।
as needed to control unwanted variation and improve test precision. तो एक जो suitable sample size कितना होना चाहिए और sample का temperature क्या होना चाहिए वो भी इसके लिए काफ़ी important होता है. Then specialized software for statistical evaluation of sensory data. जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं जैसे कि ब्रिटानिया है या पार्ले, तो ये जो बड़े बड़े कंपनीज है वहाँ पे जब किसी भी प्रोडक्ट को या न्यू प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है तो वहाँ पे भी एक्सपर्ट पैनल मेंबर्स को रखा जाता है. वो उसको टेस्ट करते हैं, फिर काफ़ी बल्क में डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसकी स्टैटिस्टिकल इवैल्यूएशन किया जाता है. तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है ताकि कहीं पे भी एरर ना आए. देन क्लियर इंस्ट्रक्शंस शुड बी प्रोवाइडेड टू पैनलिस्ट बिफोर द इवैल्यूएशन प्रोसेस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी सैम्पलिंग के बाद या जब सेंसरी इवैल्यूएशन करते हैं तो पैनल मेंबर को पहले क्लियर इंस्ट्रक्शन जरूरी है. वो क्लियर इंस्ट्रक्शन क्या है, कमिंग चार्ट में हम देखते हैं. टेबल 1 पे हमको दिखाएंगे उसमें कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए जाने चाहिए पैनलिस्ट को. सो दीज इंस्ट्रक्शन शुड बी प्रेजेंटेड बाय हैविंग समवन अनफेमिलियर विद सेंसरी टेस्टिंग. अगर मान लीजिए कोई कंज्यूमर ही एज ए पैनल मेंबर अगर उसमें वर्क कर रहा है तो वहाँ पे कंज्यूमर को नहीं पता होगा कि क्या उसके इंस्ट्रक्शन होने चाहिए. तो इसके लिए कंज्यूमर, एक्सपर्ट को तो पता होगा, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, बट जो एक्सपर्ट नहीं है उनके लिए या कंज्यूमर के लिए अगर वो सेंसिंग टेस्टिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शन ज़रूरी है. देन इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग द फिलिंग ऑफ इवैल्यूएशन शीट शुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड टू द पैनलिस्ट. यहाँ पे इवैल्यूएशन शीट जो वर्ड आया है ये भी आपका कमिंग लेक्चर में आएगा. हम जो भी मेथड का यूज़ करते हैं इवैल्यूएशन टेक्निक के लिए उसके रिगार्डिंग उसकी इवैल्यूएशन शीट होती है. हर एक पैनल मेंबर को वो शीट दी जाती है. आप इसमें देख सकते हैं डायग्राम में, देखिए यहाँ पे ये सैंपल रखा हुआ है, साथ में ये पेन और पेपर है, तो यहाँ पे शीट दी जाती है. उनको जिस तरीके की पैनल मेंबर को टेस्टिंग टेक्निक बोला जाता है उसके अकॉर्डिंगली वो यहाँ पे शीट में अपने रिमार्क देते हैं. तो ये उसके लिए है. अब ये है आपका इंस्ट्रक्शन ऑफ पैनलिस्ट. यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन है? फर्स्ट, प्लीज रिंस योर माउथ विथ वाटर बिफोर स्टार्टिंग. वाटर जो होता है वो न्यूक्लियर होता है, मीन्स उसका वो इनर्ट होता है, उसका ये टेस्टलेस होता है. इसलिए कोई भी सैंपल की जब सेंसरी इवैल्यूएशन किया जाता है तो उसको पहले वाटर से माउथ को रिंस करना ज़रूरी है ताकि किसी भी तरह का कोई फ्लेवर, कोई टेस्ट हमारे मुंह के अंदर नहीं होना चाहिए. तो उसको वाटर से रिंस करना पहले माउथ को ज़रूरी है. ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. देन डिफरेंट कोड्स हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर सेंसरी इवैल्यूएशन. डिफरेंट कोड्स मतलब कि यहाँ पे सैंपल की जो कोडिंग की जाती है 3 डिजिट कोडिंग, वो डिफरेंट कोड्स होना चाहिए. देन टेस्ट ईच ऑफ द कोडेड सैंपल इन सीक्वेंस प्रेजेंटेड. जो भी सैंपल हमारे सामने आ रहा है या पैनल मेंबर के सामने जो सैंपल प्रेजेंट किया जा रहा है, हर एक सैंपल की टेस्ट करना ज़रूरी है. अगर आप टेस्ट पैरामीटर को आप चेक कर रहे हो तो वहाँ पे हर एक सैंपल को, ईच एंड एवरी सैंपल, कोडेड सैंपल को टेस्ट करना ज़रूरी है इन द सीक्वेंस. देन रिंस योर माउथ विथ वाटर एंड प्रोसीड टू द नेक्स्ट कोड. इसका मतलब ये हुआ, ऐसा नहीं है कि आपने केवल सेंसरी इवैल्यूएशन जब स्टार्ट किया उसी समय आपको वाटर से रिंस करना है अपने माउथ को. एवरी टाइम आपने एक सैंपल, सपोज वो जो पैकेट है सैंपल, जो कोडेड सैंपल है वो 135 है, आपने उस पैकेट को उठाया, उससे आपने टेस्ट किया. अब आप सेकंड कोई कोड उठा रहे हैं 546 एग्जाम्पल के लिए, जब आप उसको टेस्ट करोगे तो उसके पहले भी आपको माउथ को रिंस करना जरूरी है. नहीं तो पहले सैंपल की जो टेस्ट, उसका एरोमा, उसका फ्लेवर आपके माउथ में रहेगा. तो उसके लिए, उसको ओवरकम करने के लिए रिंस योर माउथ विथ वाटर ईच एंड एवरी कोडेड सैंपल के पहले, सेंसरी करने की, उसका सेंसरी इवैल्यूएशन के पहले रिंस योर माउथ विथ वाटर, वो ज़रूरी होता है. देन यू हैव टू फिल द इवैल्यूएशन प्रोफार्मा कोड वाइज. कोड वाइज यहाँ पे कोड जो है वो सीक्वेंस फॉर्म में होगा. तो आपने जो भी सैंपल लिया उसकी कोडिंग आपने करेंगे तो कोड वाइज 1 2 3 4 5 सपोज 32 सैंपल्स हैं या 10 सैंपल्स हैं, तो जो कोडिंग है, कोडिंग को एक सीक्वेंस में पहले लिख लिया जाता है शीट में, और उसके अकॉर्डिंगली आप जो भी आपका आपने फील किया, आपका क्या उसमें स्टिमुलेशन कैसा आया, क्या रिजल्ट आया, सपोज टेस्ट के लिए क्या आपने फील किया या आपने एरोमा के लिए क्या फील किया, तो वो आप प्रोफार्मा या इवैल्यूएशन शीट में आप उसको
भरते हैं। अब सर्विंग प्रोसीजर्स, नेक्स्ट टॉपिक इसमें है सर्विंग प्रोसीजर, मतलब से सैंपल सर्विंग प्रोसीजर, उसकी कंडीशन या उसके फैक्टर्स क्या होते हैं किसी भी सैंपल को पैनल मेंबर के सामने सर्व करने के लिए। पहला होता है विजुअल अपीयरेंस, देन सैंपल साइज, टेम्परेचर, यूटेंसिल्स, कोडिंग, ऑर्डर ऑफ सर्विंग, इंस्ट्रक्शन टू पैनलिस्ट एंड पैलेट क्लींजिंग और रिंसिंग। ये जो माउथ ऑफ वाटर से हम इसको रिंस करते हैं ये वो है। अब वन बाय वन हम इसको एक एक पॉइंट को लेंगे। विजुअल अपीयरेंस, जो भी सैंपल है वो यूनिफॉर्म, ऐसा नहीं है कि आपने सपोज कुरकुरे का सैंपल है या चिप्स का, पोटैटो चिप्स का सैंपल है तो सेम ब्रांड का आपका पोटैटो चिप्स का सैंपल रहेगा, उसमें आपका सॉल्ट का या वो आपका कम ज़्यादा हो सकता है। टी का सैंपल तो टी और मिल्क का सैंपल मिक्स नहीं करना है, कॉफ़ी का सैंपल मिक्स नहीं करना है, टी तो टी का सैंपल रहेगा। तो सैंपल शुड बी सेम, यूनिफॉर्म, कंसिस्टेंट इन कलर एंड अपीयरेंस। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड, सैंपल साइज। सैंपल साइज मतलब कि क्वांटिटी ऑफ सैंपल या वॉल्यूम ऑफ सैंपल जो ले रहे हैं वो सफिशिएंट होना चाहिए। अगर स्मॉल क्वांटिटी मिलेंगे और उसमें हमारे नंबर ऑफ टेस्ट अगर हमको परफॉर्म करने होंगे तो उसमें क्या होगा, सैंपल का वो टेस्टिंग परफॉर्मेंस वो अफेक्ट करेगी। सो सफिशिएंट जो सैंपल साइज है या जो वॉल्यूम ऑफ सैंपल वो इट शुड बी सफिशिएंट टू टेस्ट विथ कॉन्फिडेंस। सफिशिएंट सैंपल टू गिव अ फीलिंग ऑफ माउथ फुलनेस। एग्जाम्पल के लिए अगर हम जूस की बात करें, हमारे सामने जूस है, मैंगो ड्रिंक है, और अगर हमने उसको बहुत स्मॉल क्वांटिटी में दिया है तो उसमें क्या है, जो पैनलिस्ट है वो सफिशिएंट, उनके पास अगर क्वांटिटी नहीं होगी सैंपल की तो वो प्रॉपर्ली उसको टेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो माउथ फुलनेस होना बहुत ज़रूरी है। सो 30 to 50 ml फॉर 2 माउथफुल्स, ये ज़रूरी होता है सैंपल साइज। देन टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि आप कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं या आप चाय ले रहे हैं या आप आइसक्रीम ले रहे हैं तो हर एक, या सूप ले रहे हैं तो हर एक का टेम्परेचर, सर्विंग टेम्परेचर पे बहुत डिपेंड करता है वो। सो इन सेंसरी इवैल्यूएशन सैंपल शुड बी सर्व्ड एट टेम्परेचर दीज आर यूजुअली कंज्यूम्ड, लाइक सूप should be served hot, carbonated drinks or carbonated beverages must be cold. However, in case of trained sensory panel, temperature sometimes vary from normal eating temperature. अब सूप की अगर बात करें, कोई बहुत गर्म चाय पी लेता है, कोई बहुत गर्म सूप पीता है, कोई थोड़ा सा मॉडरेट टेम्परेचर पे लाके तब फूड को कंज्यूम करता है, तो वो पैनल टू पैनल मेंबर पे वो डिपेंड करता है। बट आइडियली जो भी आपका प्रोडक्ट है अगर वो पैनल मेंबर के सामने रख रहे हैं तो वो उसके अकॉर्डिंगली आपका जो सर्विंग टेम्परेचर है वो आइडियली उस टेम्परेचर पे रखा होना चाहिए। देन लिक्विड मिल्क कैन बी सर्व वार्म और कोल्ड डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इवैल्यूएशन। अब एग्जांपल के लिए अमूल का जो केसर मिल्क है, जो फ्लेवर्ड मिल्क आते हैं मार्केट में अमूल के, तो वो ठंडे ही अच्छे लगते हैं। पिस्ता है या आपका दूसरे हैं केसर बादाम हैं, अलग अलग जो हल्दी वाला दूध आता है, तो हल्दी वाला दूध जो है वो आप गर्म फॉर्म में लोगे वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन ये अगर आप केसर पिस्ता लेंगे या फिर आप दूसरा जो फ्लेवर्ड इलायची वाला लेंगे या वनीला लेंगे तो वो ठंडा अच्छा लगेगा। तो ये डिपेंड करता है कि किस ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका इवैल्यूएशन ऑब्जेक्टिव क्या है। देन यूटेंसिल्स, बेसिकली जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं सैंपल्स के लिए वो सेम टाइप, सेम साइज, सेम कलर, सेम शेप में होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं टी की, टी है या कॉफ़ी है या कोल्ड ड्रिंक है, अगर मैंने एक कोई स्टील के ग्लास में दे दिया, एक कांच के ट्रांसपेरेंट कांच के ग्लास में दे दिया और एक ओपेक ग्लास में दे दिया, तो उससे क्या होगा, उससे भी काफ़ी ये जो अपीयरेंस है वो एक्चुअली उसमें अफेक्ट करेगा। तो सेम साइज, सेम शेप, कलर, यूटेंसिल्स आपका सेम होना चाहिए। तो यूटेंसिल्स शुड नॉट इम्पार्ट अ टेस्ट और ओडर ऑफ सैंपल। सैंपल शुड बी प्लेस्ड इन कंटेनर इन यूनिफॉर्म और एस्थेटिक मैनर। तो उसमें हालांकि टेस्ट और ओडर को तो फर्क नहीं पड़ता, बट कलर और अपीयरेंस में यूटेंसिल्स का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। देन कोडिंग, ऑल सैंपल प्रेजेंटेड शुड बी कोडेड टू अवॉइड गिविंग इंफॉर्मेशन टू पैनल। पैनल मेंबर को अगर, इसलिए वो जो सैंपल है वो कोडेड होना चाहिए। सैंपल के लिए पैनल मेंबर को ये नहीं हमको बताना है कि ये अदरक वाली चाय है या ये इलायची वाली चाय है, वो केवल कोडेड टी रहेगी, कोडेड सैंपल रहेगा। सैंपल को पैनल मेंबर अपने आप आइडेंटिफाई करते हैं।
अगर हम पैनल मेंबर को पहले ही ये चीज़ बता देंगे कि ये प्रोडक्ट में ये इंग्रेडिएंट है, तो वो जो रिजल्ट है वो बाइज्ड हो जाएगा। और दूसरा 3 डिजिट रैंडम नंबर होना चाहिए। देन ऑर्डर ऑफ सर्विंग। ऑर्डर ऑफ सर्विंग मीन्स फर्स्ट सैंपल इज assumed to be standard against which the rest of samples are rated। तो आगे डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, सेंसरी इवैल्यूएशन टेक्निक्स होती हैं। इसमें हम एक आइडियल सैंपल मानते हैं और सैंपल के बेस पे बाकी सैंपल को कंपैरिजन के लिए लिया जाता है। ऐसे ड्यू ट्रायो टेस्ट होता है, ट्रायंगल टेस्ट होता है, हेडोनिक स्केल मेथड होती है, अलग अलग मेथड्स होती हैं। तो इसमें जो फर्स्ट सैंपल होता है उसको हम एज्यूम करते हैं कि वो स्टैंडर्ड सैंपल है, बाकी सैंपल्स को उसके अकॉर्डिंगली हम रेटेड करते हैं। सो आइडियली स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्ड सैंपल्स शुड बी सर्व्ड लास्ट as they frequently over-sensitize the taste buds and recovery is not quick। तो एग्जाम्पल के लिए अगर बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी या बहुत स्ट्रॉन्ग टी, मान लीजिए टी का सैंपल है, स्ट्रॉन्ग टी को अगर पहले ही सैंपल पैनल मेंबर को दे दिया तो लाइट टी का जो सैंपल होगा या लाइट कॉफ़ी जो रहेगा तो वो उतना जल्दी उसको परसीव नहीं कर पाएंगे पैनल मेंबर। तो इसलिए जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्ड सैंपल है वो लास्ट में दिया जाना चाहिए बस ये। लेकिन वो भी पैनल मेंबर को हमको बताना नहीं होता है कि ये स्ट्रॉन्ग है या ये लाइट है। ये जब हम पैनल मेंबर को सैंपल को सर्व करते हैं तो ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब कि हम सर्व करेंगे तो हम सब्जेक्ट, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, यहाँ साइंटिस्ट जो हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा। देन इंस्ट्रक्शन टू पैनलिस्ट। सो क्लियर एंड शॉर्ट इंस्ट्रक्शन गिवन टू पैनलिस्ट, जैसे कि अभी हमने टेबल 1 में देखा था, हाउ टू परफॉर्म द सेंसरी इवैल्यूएशन। ये बहुत ज़रूरी है, क्लियर इंस्ट्रक्शन होना जरूरी है, बोथ वर्बली बिफोर एंटरिंग द इवैल्यूएशन एरिया एंड इन रिटन फॉर्म। तो रिटन फॉर्मेट में भी पैनल मेंबर को इंस्ट्रक्शन देना जरूरी है और वर्बली भी आप उनको एक बार एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे कैसे हमको टेस्ट को परफॉर्म करना है ऑन द स्कोर शीट। जो रिटन फॉर्म होता है उसमें साथ में स्कोर शीट के साथ में रिटन फॉर्म दिया जाता है। It is a good practice to develop standard operating procedures available in the laboratory। Then palate cleansing और rinsing। ये जो पैलेट का मतलब हमारी जो ओवरऑल जो ओरल कैविटीज़ हैं, जो माउथ है, माउथ की जितनी भी कैविटीज़ हैं उसके लिए क्लिनजिंग के लिए आइडियली हम वाटर को यूज़ करते हैं क्योंकि वो इनर्ट होता है। और इसके बेस पे हम ये देखते हैं कि जो दूसरा सैंपल जब हम कंज्यूम करेंगे तो उसमें वो टेस्ट या बाकी उसका फ्लेवर या एरोमा वो ओवरकम ना हो। सो ट्रेन्ड पैनलिस्ट जनरली यूज अ पैलेट क्लींजर ड्यूरिंग सेंसरी इवैल्यूएशन टू रिड्यूस द रेजिडुअल इफेक्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम प्रीवियस सैंपल। ये रेजिडुअल इफेक्ट क्या होता है? सपोज आपने पोटैटो चिप्स का सैंपल लिया या आपने टी या कार्बोनेटेड बेवरेजेस का सैंपल लिया, आपने जब उसको कंज्यूम किया तो कंज्यूम करने के बाद काफ़ी देर तक हमारे मुंह में उसका टेस्ट बना रहता है। उस टेस्ट का उसका जो रेजिडुअल इफेक्ट है वो उसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम वहाँ पे पैलेट क्लींजिंग करते हैं। सो द मोस्ट फ्रिक्वेंट यूज्ड पैलेट क्लींजर इन सेंसरी इवैल्यूएशन लेबोरेटरीज इंक्लूड वाटर, ब्रेड, एप्पल्स, सॉल्टलेस क्रैकर्स। ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा सैंपल ले रहे हैं, उस सैंपल के अकॉर्डिंगली हम उसके लिए पैलेट क्लींजिंग मटेरियल को यूज़ करते हैं। वाटर है या ब्रेड है, अब चाय है तो टी के साथ में हम वाटर नहीं ले सकते, वहाँ पे क्रैकर्स ले सकते हैं या ब्रेड ले सकते हैं। इस तरीके से वो कॉम्बिनेशन देखा जाता है। सो सेंसरी स्टैंडर्ड्स रिकमेंड यूज़ ऑफ मिल्क फॉर प्रोडक्ट विथ गार्लिक और स्पाइसेस। अगर मान लीजिए कुछ गार्लिक बेस्ड प्रोडक्ट है या स्पाइसी फूड है तो वहाँ पे हम इसके लिए मिल्क को यूज़ करते हैं क्योंकि वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उसके पंजेंसी को, उसके जो गार्लिक का जो फ्लेवर होता है उसको ये मिल्क जो है वो रिड्यूस कर देता है, उसकी रेजिडुअल इफेक्ट को। एंड वार्म वाटर फॉर प्रोडक्ट दैट लीव एन ऑयली रेजिड्यू। जैसे मान लीजिए हमने पूरी ली या फिर हमने कुछ स्नैक्स खाए जो कि डीप फ्राइड है, समोसा लिया या आलू बोंडा लिया, तो ऐसा जो प्रोडक्ट है तो वहाँ पे वार्म वाटर को लिया जाता है उसके रेजिडुअल इफेक्ट को रेक्टिफाई करने के लिए या कम करने के लिए। सो आई होप आपको लेक्चर 12 समझ में आया होगा गाइस। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।